नमस्ते विद्यार्थियों, आज हम भारतीय राष्ट्रपति की शक्तियों के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। और जो राष्ट्रपति है वो हमारा राष्ट्रपति संविधान का प्रतिरक्षक, संरक्षक और जनता का प्रतीक होता है और कार्यपालिका का प्रधान होता है। तो इनकी शक्ति के बारे में हम आज अध्ययन करेंगे। और जैसा कि इसकी जो शक्तियां हैं, दो प्रकार की शक्तियां हैं। एक साधारण काल में जो शक्तियां होती हैं वो, और दूसरी शक्तियां जो होती हैं वो आपातकाल के समय में शक्तियां होती हैं। उनके बारे में इसको शक्ति दी हुई हैं और उनके बारे में हम आज अध्ययन करते हैं। तो सर्वप्रथम हम कार्यपालिका जो शक्तियां हैं उनके बारे में हम थोड़ा प्रकाश डालते हैं और उनका अध्ययन करते हैं। तो समस्त कार्यपालिका की जो शक्तियां होती हैं वो राष्ट्रपति के नाम पर ही संपादित की जाती हैं। अनुच्छेद 77 के अनुसार ये प्रावधान किया गया है कि जितनी भी कार्यपालिका शक्तियां होंगी उनका संचालन या संपादन राष्ट्रपति के नाम पर ही किया जाएगा। इसके अलावा प्रधानमंत्री एवं मंत्रिमंडल राष्ट्रपति की कार्यपालिका शक्तियों का उपयोग में लाने के लिए सलाह समय समय पर देते रहेंगे और उनकी सलाह के आधार पर ही उनकी जो कार्यपालिका शक्ति हैं उनका संचालन किया जाएगा। अनुच्छेद 74 के अनुसार ये प्रावधान किया गया है भारतीय संविधान के अनुसार। तो इस प्रकार से कार्यपालिका शक्तियां जो हैं भारतीय संविधान में राष्ट्रपति को दी रखी हैं, उन पर हम आज अध्ययन कर रहे हैं। अनुच्छेद 78 कहता है कि प्रधानमंत्री संघ प्रशासन व व्यवस्थापन की सूचना राष्ट्रपति को देगा और राष्ट्रपति केंद्रीय सरकार की कार्यविधि के बारे में कानून बना सकता है। तो इस प्रकार से जो प्रधानमंत्री है वो संघ की जो प्रशासन व्यवस्था है उसके बारे में राष्ट्रपति को समय समय पर सूचना देता रहेगा और प्रधानमंत्री की सलाह पर ही उसकी जो शक्तियों का कार्यान्वयन किया जाएगा और राष्ट्रपति के नाम पर ही उनकी शक्तियों का प्रयोग किया जाएगा। तो ये प्रावधान भारतीय संविधान के अंतर्गत किया गया है। और अनुच्छेद 75 एक कहता है कि लोकसभा में बहुमत दल का नेता जो होता है उसको राष्ट्रपति के द्वारा प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त किया जाता है। और यदि बहुमत नहीं हो उस स्थिति में किसी अन्य व्यक्ति को प्रधानमंत्री के लिए ऑफर देता है, प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त करता है। इसके अतिरिक्त प्रधानमंत्री एवं मंत्री जो मंडल होता है उसके सदस्यों की को शपथ दिलाना और उनकी नियुक्ति करना प्रधानमंत्री की सलाह पर, वो ये सारे कार्य भी राष्ट्रपति के द्वारा किए जाते हैं। तो एक प्रकार से राष्ट्रपति ही कार्यपालिका का सर्वोच्च मुखिया है और उसी के नाम पर सारे कार्यों का संपादन किया जाता है। प्रधानमंत्री उसकी और मंत्रिमंडल उसकी सलाह के लिए होते हैं और उसके सहयोग के लिए ही वो अपनी कार्यपालिका शक्तियों का प्रयोग करते हैं। तो इस प्रकार से कार्यपालिका शक्तियां राष्ट्रपति में पूरी तरीके से निहित हैं और संवैधानिक तौर पर सारी शक्तियां राष्ट्रपति के पास में हैं। व्यवहार में इन सारी शक्तियों का प्रयोग प्रधानमंत्री एवं मंत्रिमंडल के द्वारा किया जाता है। इसके अलावा जो विभिन्न जो महत्वपूर्ण पद होते हैं उन पर जो नियुक्तियां की जाती हैं वो राष्ट्रपति के द्वारा ही की जाती हैं। जैसे प्रधानमंत्री की नियुक्ति करनी हो, मंत्रियों की नियुक्ति करनी हो, C&AG की नियुक्ति करनी हो, महान्यायवादी की नियुक्ति करनी हो, न्यायाधीश की, वित्त आयोग, निर्वाचन आयोग तथा राज्यपाल की नियुक्ति। इसके अलावा UPSC के जो अध्यक्ष होते हैं, भाषा आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं, राजदूत होते हैं, इन सब जो महत्वपूर्ण पदों पर जो बड़े बड़े पदाधिकारी होते हैं उनकी नियुक्ति भी राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। तो इस प्रकार से उसका जो महत्वपूर्ण जो पद होते हैं उस पर भी राष्ट्रपति के द्वारा कार्य किया जाता है और उनकी नियुक्तियां की जाती हैं। इसके अलावा ये है कि जो महत्वपूर्ण पदों पर जिन व्यक्तियों को नियुक्त किया है, जिन पदाधिकारियों को नियुक्त किया है, उन पदाधिकारियों को हटाने की या उनको पद से हटाने की जो शक्ति है वो भी राष्ट्रपति के पास में है। वो इनको हटा भी सकता है, इनको नियुक्त भी कर सकता है। तो दोनों प्रकार की शक्तियां राष्ट्रपति के पास में हैं और उसी के द्वारा प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल की सलाह के आधार पर ये सारे कार्य किए जाते हैं।
इसमें यही है कि जो प्रधानमंत्री है वो और जो मंत्रिमंडल है जो भी सलाह देता है उसके आधार पर राष्ट्रपति के द्वारा कार्य किए जाते हैं। और देश का सर्वोच्च सेनापति भी राष्ट्रपति होता है और राष्ट्रपति के नाम पर ही सर्वोच्च सेना जो है वो कार्य करती हैं और उसके आदेशों का पालन करती हैं। तो उनका सबका जो मुखिया होता है वो राष्ट्रपति ही होता है। तो इस प्रकार से जो कार्यपालिका की शक्तियां हैं वो संपूर्ण तरीके से राष्ट्रपति के पास में होती हैं। यद्यपि व्यवहार में उनका उपयोग प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल के द्वारा किया जाता है, तो लेकिन संवैधानिक तौर पर सारी शक्तियां राष्ट्रपति के पास में ही होती हैं। दूसरी जो शक्तियां हैं उनके बारे में अध्ययन करते हैं। विधायी जो शक्तियां होती हैं, विधायी शक्तियों के संबंध में राष्ट्रपति संसद का एक अभिन्न अंग होता है, क्योंकि राष्ट्रपति की हस्ताक्षर के बिना कोई भी कानून नहीं बनता है। और अनुच्छेद 79 के अनुसार संसद का ही एक अंग है राष्ट्रपति। तो इस प्रकार से विधायी शक्तियां भी राष्ट्रपति के पास में होती हैं। कोई भी कानून बिना राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के कानून नहीं बनता है, कोई भी संशोधन नहीं किया जा सकता बिना राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के। अनुच्छेद 58 एक ये कहता है कि राष्ट्रपति संसद का अधिवेशन बुला सकता है, स्थगन कर सकता है और उसका सत्रावसान कर सकता है, और चाहे तो जो संसद है उसको भंग करने का भी अधिकार राष्ट्रपति के पास में होता है। तो इस प्रकार से जो विधायी शक्तियां हैं वो भी राष्ट्रपति के पास में या राष्ट्रपति में ही निहित हैं। संसद का अधिवेशन बुलाना हो, उनका स्थगन करना हो, सत्रावसान करना हो और संसद का जो अधिवेशन है उसको बुलाना हो, संसद को भंग करना हो, ये सारी शक्तियां भी राष्ट्रपति के पास में ही होती हैं। इसी प्रकार से जब दोनों सदनों के बीच में कोई मतभेद हो जाए, संसद के दोनों सदनों के बीच में कोई मतभेद हो जाता है, तो ऐसी स्थिति में उनका जो संयुक्त अधिवेशन है वो बुलाने का अधिकार भी राष्ट्रपति के पास में होता है। तो राष्ट्रपति उनके जो संयुक्त अधिवेशन है उसको भी बुला सकता है। तो विधायी शक्तियों में अर्थात कोई भी कानून बिना राष्ट्रपति की सहमति हस्ताक्षर के बिना नहीं हो सकता, और संसद का जो अधिवेशन होता है वो भी राष्ट्रपति के बिना नहीं हो सकता, जिसमें कि कानूनों को पारित किया जाता है, कानून बनाए जाते हैं, किसी भी कानून को पारित करने का कार्य किया जाता है, वो भी राष्ट्रपति के द्वारा बुलाई जाती है संसद। और उसको भंग करने का भी अधिकार राष्ट्रपति को है, और दोनों सदनों में मतभेद होने की स्थिति में संयुक्त अधिवेशन बुलाने का भी अधिकार राष्ट्रपति के पास में है। तो इस प्रकार से राष्ट्रपति के पास में विधायी शक्तियां भी काफ़ी हैं। तो उसके कोई भी कानून उसकी सहमति के बिना नहीं बनता है। तो सदस्यों को मनोनीत करने का जो कार्य है वो भी राष्ट्रपति के पास में ही होता है। जैसे कि जो संसद के 12 जो सदस्य होते हैं, उन 12 सदस्यों की नियुक्ति की जाती है, वो भी राष्ट्रपति के द्वारा ही की जाती है। तो इस प्रकार से संसद के संबंध में राष्ट्रपति के पास में या वैधानिक शक्तियों के संबंध में जो है राष्ट्रपति के पास में शक्तियां हैं। इसके अलावा जैसे कोई भी विधेयक है, उस विधेयक पर निषेधाधिकार करने का भी अधिकार है। जब संसद के द्वारा कोई विधेयक पारित किया जाता है तो राष्ट्रपति के पास में भेजा जाता है पारित करने के बाद में, और राष्ट्रपति चाहे तो उस पर हस्ताक्षर कर दे और चाहे तो उसको वापस संसद के लिए लौटा दे पुनर्विचार करने के लिए। किंतु जब दोबारा वो उसी रूप में बिल राष्ट्रपति के पास में साइन हस्ताक्षर होने के लिए जाता है तो राष्ट्रपति को उस समय उस पर साइन करने होते हैं। तो एक तरीके से राष्ट्रपति के पास में एक निषेधाधिकार भी है, एक बार बिल को लौटाने का भी अधिकार है। इसके अलावा जब संसद का अधिवेशन नहीं चल रहा हो और किसी कानून की बनाने की अनिवार्यता हो, कोई कानून बनाना जरूरी हो, ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने का भी अधिकार है। अध्यादेश जारी करके कोई जरूरी कानून बनाने का भी अधिकार उसके द्वारा दिया गया है उसके लिए, राष्ट्रपति के लिए, और ऐसा कानून बना सकता है। और जब अधिवेशन आयोजित किया जाए या बुलाया जाए उसमें
इस अध्यादेश को पारित करना ज़रूरी होता है। यदि संसद इसको पारित नहीं करती है तो वो निरसित हो जाता है या वो समाप्त हो जाता है। तो इसके अलावा जो राज्यों के संबंध में भी राष्ट्रपति को विधि बनाने के संबंध में जो शक्तियाँ दी गई हैं वो इस प्रकार से हैं कि कुछ विधेयक ऐसे होते हैं जिन पर के राष्ट्रपति से पूर्व स्वीकृति लेनी होती है। राज्य यदि कोई कानून बनाना चाहता है कुछ मामलों में तो राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति उसमें होना ज़रूरी है। जैसे कि राज्य यदि कोई संपत्ति प्राप्त करना चाहता है, ऐसी स्थिति में कोई कानून बनाना चाहता है राज्य, तो राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति लेनी होती है। इसके अलावा ऐसे विषय जिन पर कि संसद कानून बनाने का अधिकार रखती है या संसद द्वारा कानून बनाया हुआ है, यदि उस पर राज्य कोई कानून बनाना चाहता है तो उन मामलों में भी राष्ट्रपति से स्वीकृति लेनी होती है, पूर्व स्वीकृति लेनी होती है। इसके अलावा जो अंतर्राज्य के बीच में जो व्यापार संचालित होता है, उस व्यापार संचालित होने के लिए यदि कोई राज्य उस पर प्रतिबंध लगाना चाहता है या कोई कर वगैरह लगाना चाहता है तो ऐसी स्थिति में जो है राष्ट्रपति से भी उसके मामले में भी स्वीकृति लेनी होती है। तो इस प्रकार से कार्यपालिका और विधायी शक्तियाँ काफ़ी विस्तृत मात्रा में राष्ट्रपति के पास में हैं और राष्ट्रपति इनका के स्वविवेक से कई बार ऐसी स्थिति आती है कि जब वो स्वविवेक से भी प्रयोग करता है। यद्यपि ये प्रावधान है कि प्रधानमंत्री एवं मंत्रिमंडल की सलाह से ही या सहयोग से ही वो सारे कार्य करेगा। आज इतना ही, बाकी का आगे। धन्यवाद।